हेलो एवरीवन, वेलकम टू RKDSkills। गेट योर गोल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने जावा थ्रेड्स पिछले लेक्चर में देखा कि थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड और इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। थ्रेड क्यों क्रिएट करते हैं, थ्रेड में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, रन मेथड क्या करता है, स्टार्ट मेथड क्या करता है, एंड सो ऑन। थ्रेड के इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि डेमोन थ्रेड का, जब थ्रेड को आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो वो किस तरीके से करता है। वेट, नोटिफाई ऑल मेथड क्या करता है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक कैसे बना, सिंक्रोनाइज मेथड क्यों बनाते हैं, इसकी क्यों मदद पड़ती है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। ये सब जानने के लिए आज का थ्रेड आप लास्ट तक बने रहे आज के इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस है जो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करता है। कुछ थ्रेड ऐसे होते हैं जो दूसरे थ्रेड्स को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए कि बिल्कुल उसी तरीके से आप किसी कॉलेज को इमेजिन कर सकते हैं, आप किसी स्कूल को इमेजिन कर सकते हैं। तो थोड़ा इस तरीके से हम लोग इस चीज को समझते हैं। कॉलेज में व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द कॉलेज, एनी कॉलेज? टू गिव यू अ नॉलेज, दैट्स इट। लेकिन उस बच्चे को नॉलेज देने के लिए कॉलेज कितने सारे और भी काम करता है, इज नॉन फंक्शनल। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, क्लासेस का शेड्यूल बनाना, कौन कौन से कोर्सेज चलेंगे, किस किस बिल्डिंग में चलेगी, सिक्योरिटी गार्ड जो गेट पे बैठा हुआ है, कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस, कैंटीन कहाँ बनेगी, हॉस्टल में कैसे बच्चा रहेगा, ये सारी चीजें आपका एक कॉलेज मैनेज कर, कितने बजे एंट्री होगी, कितने बजे आउटपुट एग्जिट होगा। तो व्हाट मेन टास्क इज स्टडी। ये सब करने के लिए बैकग्राउंड में कितने सारे लोग आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में लगे। लेकिन जिस दिन कॉलेज नहीं होता है उस दिन इनमें से किसी की भी, मोस्टली लोगों की जरूरत नहीं। मतलब डेमोन थ्रेड भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट से। डेमोन थ्रेड तभी एग्जीक्यूट होता है जब मेन एग्जीक्यूशन हो रहा है। जैसे आपकी क्लास चल रही है, आपको क्लास एग्जीक्यूट होने से पहले आपकी क्लास में सफाई होनी चाहिए, आपकी लैब में सफाई होनी चाहिए। उसी तरीके से जब मेन एग्जीक्यूट करता है, कोई भी मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करता है, उसको सपोर्ट देने के लिए कुछ थ्रेड्स बैकग्राउंड में चलते हैं। जैसे garbage collector. Garbage collector is one of the threads which is executed in the background and which is deallocating the unreferenced resource periodically. Logger threads are there, तो बैकग्राउंड में लॉग्स क्रिएट कर। आइए देखते हैं ये थ्रेड्स कैसे बनते हैं और किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। तो एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो डेफिनेशन, डेमॉन थ्रेड्स आर स्पेशल थ्रेड इन जावा दैट रन इन द बैकग्राउंड, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज अ लो प्रायोरिटी, मतलब जब मेन थ्रेड नहीं होगा तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड व्हेन ऑल नॉन डेमॉन थ्रेड्स हैव फिनिश्ड देयर टास्क। सारे नॉन डेमॉन थ्रेड, सारे बच्चे स्कूल से जा चुके हैं, सारे कॉलेज से जा चुके हैं, तो अब सफाई वाले की भी वहां पे इतनी जरूरत नहीं। तो जैसा कि डिफरेंसेस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं लेमन में, थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन डेमॉन थ्रेड किनको बोलते हैं? कंटिन्यू एग्जीक्यूशन अंटिल दे कंप्लीट देयर टास्क। जब तक नॉन डेमॉन थ्रेड का टास्क पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो एग्जीक्यूट होता है। मेन प्रोग्राम वेट्स फॉर द नॉन डेमॉन, नॉन डेमॉन थ्रेड के लिए मेन भी वेट करता है, बट डेमॉन थ्रेड के लिए कोई वेट नहीं करता है। ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड, जब नॉन डेमॉन थ्रेड सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। डू नॉट ब्लॉक द मेन प्रोग्राम ऑफ द एग्जिस्टिंग,
एग्जाम्पल में देखा था जैसे हमने गार्बेज कलेक्शन, लॉग मॉनिटरिंग एंड सो। तो कैसे बनाते हैं डेमोन थ्रेड? तो थ्रेड क्लास में एक मेथड होता है सेट डेमोन। अगर उसमें हम ट्रू वैल्यू पास कर दें तो ये एग्जीक्यूट होता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा एक माई थ्रेड नाम का मैंने एक क्लास बना रखी है जिसने एक्सटेंड कर रखा है थ्रेड को। दैट मीन्स आई एम क्रिएटिंग अ थ्रेड एक्सटेंडेड बाय थ्रेड क्लास। इस थ्रेड क्लास को हम लोग में रन मेथड बना रखा है जिसमें वो 1 से 100 तक की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और हर बार वैल्यू को प्रिंट करने के बाद 100 मिली सेकेंड के लिए वो स्लीप कर रहा है, ब्लॉक हो रहा है। और एक कंस्ट्रक्टर भी बना रखा है जिसमें मैं नाम पास कर रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए डेमोन थ्रेड और नॉन डेमोन थ्रेड के बीच। तो चलते हैं डेमोन थ्रेड में। तो जब माई थ्रेड मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं जहां पे मैं एक मैसेज पास कर दे रहा हूं, क्योंकि ये नॉन थ्रेड की तरह ट्रीट हो रहा है, नॉन थ्रेड, नॉन डेमोन, नॉन डेमोन, डेमोन, नॉन डेमोन। और इसको भी मैं डेमोन सेट नहीं करता हूं। तो जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है पहले। तो इफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग, please check it out. What is the output? The output is like that, non-demon, and the values should be printed, whatever is defined inside the run method. So that is printed. ये 100 तक चलेगा। अब मैं एक डेमोन थ्रेड का क्रिएशन करता हूँ। सेम थ्रेड क्लास का यूज करके मैं डेमोन कैसे बनाता हूँ आइए आपको दिखाते हैं। तो मैंने माई थ्रेड का बनाया और मैंने इसको नाम दे दिया, ये एक डेमोन थ्रेड है। तो इसको नाम मैंने दे दिया T2, TH2, and the name is here Daemon thread, Daemon thread, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए। और इसको भी मैंने एज इट इज स्टार्ट कर दिया। सो TH2 डॉट स्टार्ट, दैट्स इट। Whatever is happened here, we are creating two threads by using the same thread class। और इसको मैं स्टार्ट करने से पहले डेमोन भी बनाऊंगा, किसको? TH2 को। सो TH2 डॉट सेट डेमोन। डेमोन थ्रेड बनाने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं जिसका नाम है सेट डेमोन, और हम लोग यहाँ पर ट्रू वैल्यू को पास करते हैं। तो जो TH2 हमारा थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट हमने बनाया वो वो डेमोन थ्रेड की तरह ट्रीट होगा, और जो TH1 है वो नॉन डेमोन की तरह ट्रीट होगा। तो आइए देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नॉन डेमोन थ्रेड और डेमोन थ्रेड दोनों ही इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोनों ही बराबर समय के लिए चल रहे हैं, तो लगभग बराबर समय ले रहे हैं और दोनों ही अपनी 100 वैल्यू तक प्रिंट कर पाते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे वो नहीं प्रिंट करेगा और डेमोन्स्ट्रेट कैसे नहीं चलेगा। हम लोग इस चीज पे चर्चा कर रहे हैं। तो चूंकि दोनों ही थ्रेड एक ही क्लास के बने हुए हैं, एक ही बॉडी को यूज करेंगे और लगभग बराबर समय लेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, इसलिए कुछ फर्क पता नहीं चल पा रहा है। तो इस चीज को डिफर करने के लिए मैं जो नॉन डेमोन थ्रेड है वो अपनी माई थ्रेड क्लास का न लेकर मेन को ही बना देता हूं। तो मैं TH1 को यहां से रिलिंक्विश कर देता हूं और TH1 के नॉन डेमोन थ्रेड को मैं यहां से हटा देता हूं, और यहां पर मैं मेन को ही यूज कर लेता हूं एज ए थ्रेड। तो मेन भी क्या कर रहा है, इंट आई इज इक्वल टू 0 और 1, आई लेस देन 100, आई प्लस। और ये भी क्या कर रहा है, वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो क्या करेंगे, माई थ्रेड, सॉरी, दिस आउट, मेन
main thread is executed, प्लस आई। और इस जो थ्रेड है इसको मैं मेन थ्रेड के एग्जीक्यूट होने से पहले क्रिएट करके स्टार्ट कर देता हूं। तो होगा क्या, एक माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम हमने डेमोन थ्रेड रखा, उसको मैंने डेमोन बनाया बाय यूजिंग सेट मेथड और स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं किसी थ्रेड को स्टार्ट करता हूं वो इंडिपेंडेंट थ्रेड की तरह एग्जीक्यूट करता है, और मेन तो ऑलरेडी ही इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे ही मेन अपना काम खत्म कर लेगा, क्योंकि मेन एक नॉन डेमोन थ्रेड है और जो हमने थ्रेड बनाया ये एक डेमोन थ्रेड है, जो डेमोन थ्रेड है इसको 100 तक प्रिंट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ये फास्टर भी एग्जीक्यूट कर रहा है मेन थ्रेड, और उससे पहले एग्जीक्यूट कर जाएगा। और डेमोन थ्रेड की जैसी की डेफिनेशन है कि डेमोन थ्रेड ओनली एग्जीक्यूट टिल मेन एग्जीक्यूट्स। मेन का काम खत्म हो गया, डेमोन को बीच में ही रोक दिया जाएगा। तो देखते हैं आउटपुट के बारे में। तो जैसा कि आप आउटपुट यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेन इज एग्जीक्यूटेड, और कहीं कहीं बीच बीच में देखिए डेमोन भी एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि ये स्लीप कर रहा है और मेन एग्जीक्यूट स्लीप नहीं कर रहा है। और उस एक ही बार उसने डेमोन ने प्रिंट किया, उसके बाद अपनी कोई भी वैल्यू को प्रिंट उसने नहीं किया, क्योंकि जब तक वो अपनी अगली वैल्यू को प्रिंट कर पाता मेन थ्रेड अपने पूरे टास्क को कंप्लीट कर लेता है। हेंस डेमोन इज नॉट एग्जीक्यूटेड फर्दर। तो ये था डेमोन का एग्जांपल कि कैसे डेमोन बनाते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन? तो इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन को समझने के लिए हम लोगों को कुछ फिनोमिना जानना पड़ेगा, जो हम लोग पिछली बार मैंने दिया भी था कि आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए। तो इन मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, थ्रेड्स ऑफन नीड टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट ईच अदर। सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट में कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में इस चीज की जरूरत है। और क्यों जरूरत है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक नई स्लाइड क्रिएट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इस चीज की आसानी। तो देखते हैं। तो देयर आर टू थ्रेड्स, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2, and if they are executed independently there is no problem. The problem arises when these threads are execute accessing the common resource. So what is that? तो पहले इसके बारे में देखते हैं कि हमें क्यों सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो एक एग्जांपल लेते हैं क्रिटिकल सेक्शन का। तो देयर इज अ प्रोसेस P1 and T1, sorry, thread T1 and thread T2 is there, and thread T3 is there, thread T4 is there. So there are multiple threads and they all want to enter to access this particular resource. At a time, only one thread can get this. That is a mutual exclusion. That is a mu. At a time, only one thread access that particular resource. That is nothing but a mutual exclusion. तो इसको एक्सेस करने के लिए ये लोग रेस लगाएंगे, देयर इज अ रेस कंडीशन, और किसी एक को ही एक्सेस करने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर एट द एंट्री पॉइंट वी आर टेकिंग सम procedures which ensure that only one thread can enter in a critical section. This is a critical section. तो यहां पर हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, सीमाफोर। In operating system, the semaphore is used to
ensure that only one process can enter in a critical section. जावा में इसी चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है जिसका नाम है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। सिंक्रोनाइज कीवर्ड हम दो जगह लगा सकते हैं, एक मेथड पे लगा सकते हैं और सिंक्रोनाइज हम ब्लॉक बनाते हैं। दोनों ही कब बनाते हैं और किस सिचुएशन में बनाने की जरूरत है, हम इसके बारे में डिस्कस करें। एट अ टाइम ओनली वन थ्रेड इंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। अगर दो थ्रेड यहाँ पे इंटर कर जाएंगे तो देयर में बी अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी और डेटा लॉस, जिससे कि हमको अपने सिस्टम को बचाना। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक एटीएम है और इस एटीएम में कई सारे लोग एंटर करना चाहते हैं, लेकिन वो गार्ड जो गेट पर बैठा हुआ है, दैट गार्ड इज इंश्योरिंग दैट एट अ टाइम केवल एक ही प्रोसेस अंदर जाए, क्योंकि दो से एक से ज्यादा प्रोसेस अंदर जाएंगे तो लड़ाई होने के चांसेस है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग कैसे इसको लगाते हैं। तो कोड में चलते हैं और देखते हैं कैसे ये अचीव होता है। तो वन क्लासिकल प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर which describes that. So there is a classical problem. That problem name is producer consumer problem. What producer consumer problem is? A producer produces an item and placed into common buffer. So let us assume there is a stack. This is a common buffer with the capacity of 10, and in this stack there is a top which keeps track how many items is present in the stack. यही तो होता है। What top is doing? A top keeps track how many items present in the at that particular stack. So what producer is doing? Producer is producing some item and place into the buffer and increase the value of top. And what consumer is doing? This is the consumer. So what consumer is doing? Consumer consumes the item from the stack and decrease the value of top. That means when the consumer consumes something from the stack, and that means popped out, it decreases the value of top. Means the consumer, this stack is another class, this producer is another thread, and this consumer is another thread. So that is nothing but there is a stack, there is a producer, and there is a consumer. Producer produces some item, consumer consumes some item. And this stack is a different data structure. This is a resource. So the producer produces some item, which method is it is using so that the value is pushed into the stack. That is nothing but push method is there.
and which method of the stack this consumer is using, that is pop. Rest is defined in the stack functions as it is. So what is the disadvantage? Check it out. If we are writing top plus plus or we are writing top minus minus, after producing the item, the producer performs the top plus plus and the consumer performs top minus. And top plus plus is itself not a statement, it's like that top. So that is nothing but top is equal to top plus 1 and top is equal to top minus. So assume the stack is filled by 3 items. So what is the value of top right now? The value of top is 3 right now. And the top value is increased by the producer. The top value is increased by the producer. So to increase the top value, it has to fetch the value of that 3. That 3 is fetched here, then 3 plus 1 is performed. For 3 plus 1, after performing 3 plus 1, the next task is to assign that value into top again. और उसको असाइन करने से पहले ही ये प्रीएम्प्ट हो गया. साइन इज ओवर. राउंड रॉबिन पढ़ा है आप लोग. And consumer gets the chance. Consumer again reads the same value 3 and it performs minus 1. And it assigns this 3 minus 1 operation again to the top. That is nothing but 2. So 2 is initialized here by the consumer. After some time, the consumer gets the chance. If consumer gets the chance, what is the operated next statement? ही वो एग्जीक्यूट करेगा. ये ऑपरेट कर चुका था, 3 plus 1 कर चुका था और इट इज जस्ट गोइंग टू असाइन दिस वैल्यू हियर. तो 2 को ये 4 कर. एक्चुअल में वैल्यू होना कितना चाहिए था? 3 में एक वैल्यू, एक पुश हुआ, एक पॉप हुआ. तो अभी भी वैल्यू 3 होना चाहिए था, लेकिन जबकि वैल्यू हमारी 4 आ. So this is nothing but inconsistency. ये क्यों हुआ? Why it is happens? This is nothing but an inconsistency happen between these two threads, producer as well as consumer. ये दोनों आपस में सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे और पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे थे. इस वजह से इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा. Hence, the synchronization comes into the picture. Hence, the synchronization comes into the picture. तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है और क्यों होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. तो हम अपने पैकेज में जाते हैं और यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एक प्रोड्यूसर, एक काउंटर चाहिए. ठीक है, हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास का नाम है और उस काउंटर को हम क्रिएट कर लें. जैसा कि आप लोगों ने समझा, एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूं. यहाँ पे 3 चीजें यूज हो रही हैं. एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर. प्रोड्यूसर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, कंज्यूमर वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा है. और किसकी वैल्यू को? एक कोई अनदर रिसोर्स है, उस रिसोर्स की वैल्यू को. तो दैट मेथड इज यूज है. तो वही कुछ फिनोमिना मैं क्रिएट करना जा रहा हूं. तो आप लोग देखिए यहाँ पर. So there is a counter, and in that counter I am creating one variable which is private in nature, int count. That's it. And I am creating two methods. One is increment, one is decrement. So public void increment. Increment.
And what it is doing? It is nothing but it is just incrementing the value of count. That's it. And one decrement, what it is doing? It is decrementing the value of count. And also I am creating one show method which is showing the value of count. Public void show. And what it is doing? It is printing the value of count. That's it. तो हमने बहुत ही बेसिक क्लास बनाई जो काउंटर की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेशन है और एक डिक्रीमेंट। That's it. तो सिंपल क्लास है। अब हम लोग एक प्रोड्यूसर बना लेते हैं जो इसमें इंक्रीमेंट की वैल्यू को यूज करे। तो राइट क्लिक, न्यू क्लास, दैट क्लास नेम इज प्रोड्यूसर and it is using thread. There is a producer. What it is doing? It is just printing the. तो ये किस पे काम करेगा? इट इज यूज टू एक हम पीसी डेमो बना लेते हैं जहां पर ये सारे कोड एग्जीक्यूट होंगे। दैट क्लास इज देयर, द क्लास नेम इज पीसी डेमो, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डेमो ना, and it is containing. And also I'm going to create one consumer, new consumer. Is consuming the item, and it is also extending thread. That's it. So what happened over here in the main? What we are writing actually here, I am creating one first of all counter object. Counter C is equal to new counter. That's it. तो अभी क्या हुआ? जब हमने काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने एक काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर. What we are doing? We are creating one counter object C, and in that how what is there? There is a one count is there, one increment method is there, one decrement method is there, and one show method is there. So who is going to use that? That producer is going to use that, na? That count. So that producer is going to use that increment method of this count, and consumer is going to use that decrement method of this count, same count. So what for that what we have to do here, we are going to create a producer object P. Producer is equal to new producer, and here we are passing the C because it is working on that. In the same way, what we are doing here, we are again consumer is equal to new consumer, and C. It is also passed as an argument. So there is no such constructors are there. So we are going to create the constructors here. So this is a parameterized constructor. What we have to do here? तो कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसको काउंटर टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल चाहिए जिसको ये काम करे. तो काउंटर सी, काउंटर, and here we have to write counter is equal to C. Same thing has happened in consumer as well. Create it out.
So what we are doing, counter, counter, and the counter is initialized by, the counter is passed by the main. That's it. And here what it is doing, so this is a thread. So what we are doing, we are using run method, and that run method is what it is doing, it is using, because it is a consumer, the decrement method. So I'm using for int I is equal to 0, I less than 100 or 1000 or whatever it is, and I plus plus. And what it is doing, it is counter dot decrement. That's it. And in the producer, what it is doing, in the run method, what we are performing, the same thing is happened like consumer, but it is only decrementing, it is using increment value. In place of decrement, it is using increment. And so अभी तक क्या हुआ देखते हैं, एक बार फिर से फिनोमेना को समझते हैं. तो हमने क्या किया, एक प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्ट बनाया, प्रोड्यूसर P is equal to न्यू प्रोड्यूसर, और इसके अंदर काउंटर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया. मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट बना, एक प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर काउंटर नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल है. जब ये ऑब्जेक्ट बना तो मैंने सी जो भी ये हैश कोड है मैंने इसमें पास किया. देन दिस काउंटर इज आल्सो पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट. लाइकवाइज देयर इज अ कंज्यूमर सी इज इक्वल टू न्यू कंज्यूमर, and that counter is also pointing the same object. This counter also the pointing the same object. So, and it has one method. That method name is run, which is overridden, and it is consumer. This is producer P, and this is consumer C, and it is in this run method. It is incrementing. It is calling that increment method of this counter 1000 times. Increment. And in this run method, it is decrement 1000 times that value. That's it. So what happened here? Check it out. If we are incrementing anything and we are decrementing anything same number of times, then what happens? The value should be 0 of this counter. Yes or no? अब हम चेक करते हैं क्या काउंटर की वैल्यू 0 आती है. देखते हैं. After the passing these argument, what I am doing here, I am using producer dot start and consumer dot start, and both are executing now. After the execution ends, what I am doing here, तो प्रोड्यूसर को ज्वाइन करा लेते हैं पहले. प्रोड्यूसर डॉट ज्वाइन एंड कंज्यूमर डॉट ज्वाइन. When the both are completed their task, what happened here? I'm going to print the value of count.
So how we are going to print that? See that show. तो वैल्यू आनी कितनी चाहिए? प्रोड्यूसर ने 1000 टाइम्स वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और कंज्यूमर ने 1000 टाइम काउंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया, तो वैल्यू 0 आना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या आता है। व्हाट इज द वैल्यू? द काउंटर वैल्यू इज 14 नाउ। अगली बार मैं चलाऊंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी। काउंटर इज 0, काउंटर इज 0, काउंटर इज -107, counter is 0, counter is -5. That means what? Because the resource counter is not a thread safe, there is a loss of data. Expected output ही नहीं आ रहा, 0 आना चाहिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0 आए, और 0 कब आएगा? When the sequentially the things are executed, when the shared resources are there. So now what we have to do, that then the synchronized comes into the picture. तो दो तरीके से हम सिंक्रोनाइज को यूज कर सकते हैं। या तो हम अपने काउंटर में जो मेथड्स बनाए हैं उनको ही सिंक्रोनाइज करते हैं। आइए देखते हैं। तो काउंटर में गए, जो मेथड्स हमने बनाए हैं इनको मैंने क्या कर दिया? सिंक्रोनाइज्ड। और डिक्रीमेंट मेथड जो शेयर्ड है इसको भी मैंने क्या कर दिया? जैसे ही हम लोगों ने इन मेथड्स पे सिंक्रोनाइज लगाया, नाउ मॉनिटर कम्स इनटू द पिक्चर। और वो ध्यान रखे, जेवीएम ध्यान रखेगा कि जब भी ये एग्जीक्यूट हो तो पूरा एग्जीक्यूट, दैट शुड बी द मेथड शुड बी एटॉमिक एग्जीक्यूटेड एटॉमिकल। अब देखते हैं क्या आउटपुट हमारा कुछ चेंज हुआ। तो चेक करो, if I'm going to execute now, every time, even the how many number of times we are going to execute, the counter is 0. The counter is 0. But the problem is again, ये तो था सिंक्रोनाइज कि कैसे वैल्यू एक ही पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो, एटॉमिक एग्जीक्यूट। अब हम कुछ और डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लेते हैं मेरा जो स्टैक था या जो काउंटर है, या जो काउंटर है, काउंटर केवल 200 की कैपेसिटी रखता है, बट स्टिल ये तो काउंट करता जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है, जबकि काउंटर को माइनस में नहीं जाना चाहिए। तो क्या करें? फॉर दैट प्रोड्यूसर अपना काम कर रहा है इंडिपेंडेंटली, वो कुछ नहीं देख रहा है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर अपना काम कर रहा है इंडिपेंडेंटली, वो भी प्रोड्यूसर से बात नहीं कर रहा। यहां पर अगर जो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, किसी तरीके का मैसेज नहीं भेजेंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या है कि अगर जो काउंटर की वैल्यू 200 हो जाए, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा वैल्यू नहीं डालनी है इसके अंदर, मान लो हमारा स्टैक जो है वो 200 साइज का होता, तो 200 जब फुल हो जाए, लास्ट एलिमेंट पुश हो जाए और हमारा स्टैक फुल है, तो प्रोड्यूसर को वेट करना चाहिए जब तक ये स्टैक खाली ना हो जाए, और कंज्यूमर, मान लो स्टैक हमारा खाली है, तो कंज्यूमर को वेट करना चाहिए जब तक इस स्टैक में कोई आइटम ना आ जाए। कंज्यूम क्या करेगा? स्टैक में कुछ होगा ही नहीं। तो if the buffer is not having something, what is to be consumed by the consumer? So for that, three methods comes into the picture. That is nothing but wait, notify, notify all. What it is doing? जैसे मान लो हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो
someone is there in the coaching or class, or some another person is waiting outside there, and it is checking, oh class is going to happen, क्लास चल रही है, तो क्या करे ये, तो इसने एक मैसेज छोड़ दिया इस आदमी को कि जैसे ही तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए मुझे बता देना, तब तक ये कुछ और काम करने चला. इट हैज टू वेट फॉर दैट इवेंट इज हैपन. यही कुछ यहां भी है, तो देखते हैं. स्टैक की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है यहां पर, तो कंडीशन तो यही लगेगी ना, इस रिसोर्स पर ही तो कंडीशन लगेगी यहां पर. इफ काउंट is greater than or equal to what? Sorry, count is greater than or equal to what? 201. Then what it has to do? It has to wait. And wait is throwing an interrupted exception. So hence, I'm using throws clause here. In the same manner, we are writing here, if the count value is equal to 0, then it has to wait. And we are using throws. अब मेरी बात को फिर से ध्यान से आप लोग सुनिए. When capacity of the stack is 200, when the producer is producing an item, go and check the stack, oh stack is full, then what it is doing, it is going to wait, and the consumer is going to consume that item, or it checks that stack is empty, then it has to. That is the condition, that is 200 and that is 0. But who is going to notify this producer? ये तो फ्लो रहा है, स्लीप कर रहा है, वेट कर रहा है, कोई तो इसको बताएगा ना कि हाँ मैंने वैल्यू डाल दिया है. So who is going to put the item into the stack? So the consumer is going to notify the producer if he consumes the item from the stack, and producer is going to notify the consumer if he puts some value into the stack. मतलब प्रोड्यूसर ने अगर स्टैक खाली है तो कौन वेट कर रहा है, तो कंज्यूमर वेट कर रहा है, और कंज्यूमर को नोटिफाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर ने वैल्यू को सक्सेसफुली यहां पर रख दिया, तो ये प्रोड्यूसर क्या करेगा, कंज्यूमर से कहेगा जगो भाई, नाउ इट्स योर टर्न टू कंज्यूम, स्टैक में वैल्यू आ चुकी है. और इसी तरीके से कंज्यूमर जब एक भी आइटम खाली कर देगा तो प्रोड्यूसर को नोटिफाई करेगा, सर प्लीज गो फॉर द कंजम्पशन. तो कैसे होगा, तो अपने कोड की तरफ चलते हैं. So once the counter is decremented, it's notify the other threads which are in waiting state, and it is also notify the threads which is in waiting state. Are you getting my point? Once more, एक बार और हम आपको बताते हैं, फिर से देखते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टैक है, एक काउंटर है जिसकी वैल्यू 200 से ज्यादा हम नहीं रख सकते, तो दैट काउंटर इज लाइक दैट. काउंटर की वैल्यू है, अभी कुछ भी वैल्यू नहीं,
इसकी वैल्यू अगर जो 0 है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कई हम प्रोड्यूसर के कई सारे थ्रेड्स बना सकते हैं। देयर आर P1 P2 P3 एंड सो। इसी तरीके से हम कंज्यूमर के भी कई थ्रेड बना सकते हैं C1 C2 C3 C4 C5। कंज्यूमर आया, कोई भी एक कंज्यूमर आया, उसने चेक किया, ओ काउंटर वैल्यू इज 0। इफ काउंटर वैल्यू इज 0, नथिंग टू कंज्यूम। तो ये C1 क्या करेगा? C1 इज गोइंग टू द वेटिंग स्टेट। C1 ये वेटिंग क्यू है। C2 भी गया, ओ 0 है, वेटिंग स्टेट। C3 भी वेटिंग स्टेट, C4 भी वेटिंग स्टेट एंड सो ऑन। प्रोड्यूसर का टर्न ही नहीं आ रहा था। प्रोड्यूसर जैसे ही आया, उसने देखा स्टैक खाली है, कोई बात नहीं, वेट करने की जरूरत नहीं। उसने काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। जैसे ही प्रोड्यूसर ने काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, तो उसे किसे नोटिफाई करना है? उसे इनमें से कंज्यूमर्स को नोटिफाई करना है कि जाओ कंज्यूम करो, मैंने एक वैल्यू को डाल दिया है। अब यहां पर कौन सी वैल्यू कंज्यूम करेगा? देयर आर लॉट्स ऑफ कंज्यूमर्स, so there are two methods. One is notify, another one is notify all. That means if you are putting notify in your method, वो किसी एक कंज्यूमर को नोटिफाई करेगा। वट एवर द क्यू टाइप, क्यू अगर जो एचसीएफएस है तो पहले वाले कंज्यूमर को वो नोटिफाई करेगा और वो उठेगा और जाएगा कंज्यूमर। और नोटिफाई ऑल के केस में इट नोटिफाई ऑल द थ्रेड्स इन द क्यू। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिफाई एंड नोटिफाई। दैट्स इट। तो अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या 200 से ऊपर की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। चेक करते हैं। तो साथ के साथ हम लोग यहीं पर वैल्यू भी प्रिंट कर लेते हैं। एवरी टाइम while using both the producer as well as consumer is going to print the value of counter। देखते हैं वैल्यू क्या 100 के ऊपर जाती है। And consumer is also printing the value। एग्जीक्यूटिंग इसी इवन तो हमारा कोड जो है हजार हजार टाइम चल रहा है, बट 200 के ऊपर क्या वैल्यू जाएगी, यही हमें चेक करना है। तो देख सकते हैं आप लोग जैसा। तो 201 तक की वैल्यू गई है क्योंकि हमने इक्वल टू लगाया हुआ है। 0 तक वैल्यू गई हुई है, लेकिन नेगेटिव में कोई भी वैल्यू नहीं गई हुई, ना ही पॉजिटिव में 200 से ज्यादा कोई वैल्यू गई हुई। तो hence it is proved। So this is the notify all and wait is used to synchronize the method। तो हम अपने स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और एक बार फिर से theoretically देखते हैं कि क्या बोल रहा है। So what is wait actually? जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, wait is pauses the current thread and releases the lock on the object until it's notified। वेट हमने लगाया जैसे ही तो कंज्यूमर क्यू में जाकर होल्ड हो गया और तब तक वेट करेगा जब तक कोई उसे नोटिफाई ना करे। नोटिफाई क्या करता है? जो भी वेटिंग थ्रेड होते हैं उनको नोटिफाई करता है कि जब वो आपका लॉक आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेक्स अप द सिंगल थ्रेड दैट इज वेटिंग इन द ऑब्जेक्ट्स लॉक। नोटिफाई ऑल वेक्स ऑल थ्रेड, जितने भी इस वेटिंग थ्रेड में वेट कर रहे होंगे सबको ही वो एग्जीक्यूट कर। ठीक है। Wait and notify workflow. Thread interacts with each other using the shared objects to achieve the synchronization. The shared objects monitor lock is used. When the thread call waits on the shared object, it releases the lock and waits until another thread notifies। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो समरी,
जावा प्रोवाइड्स वेट नोटिफाई ऑल मेथड इन फॉर द इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। जावा में हम जो दो थ्रेड्स हैं आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वेट नोटिफाई और नोटिफाई ऑल मेथड्स की मदद से। बाकी हमने अभी अभी देखा, वेट रिलीजेस द लॉक एंड वेट्स अंटिल द नोटिफाई, while notify and notify all waits of the waiting thread. Producer consumer problem देखा, producer is going to produce the item and place into the common buffer, and consumer is going to consume the item from the common buffer. Synchronization is used to these methods should be done within the synchronized block. Synchronize कैसे होता है? By using a जिस भी ऑब्जेक्ट में मैं सारे मेथड्स को सिंक्रोनाइज कर दूंगा उस ऑब्जेक्ट को मैं थ्रेड सेफ ऑब्जेक्ट बोलूंगा। In our case, the counter object is a thread safe object because we are creating those methods as synchronized. इंटरव्यू में एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नोटिफाई ऑल मेथड किस क्लास में डिफाइंड है? तो आपका आंसर है वेट notify and notify all method ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो काउंटर जो ऑब्जेक्ट था मेरा वो थ्रेड नहीं था, लेकिन सिंक्रोनाइज तो यही करना था ना, क्योंकि कई सारे थ्रेड इसको जहां पर यूज करने जा रहे हैं, तो थ्रेड्स आर गोइंग टू एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्स। तो आने वाले कौन सा ऑब्जेक्ट शेयर्ड है, और ये ऑब्जेक्ट ये वेट नोटिफाई ऑल मेथड सबको मिलना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी मेथड को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं सर। और ये जो वेट नोटिफाई मेथड है वो हमेशा सिंक्रोनाइज के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज किए जाते हैं। So that is all about from myself the thread synchronization as well as Daemon thread. आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, go with RKDSkills and get your goal. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।